नमस्कार साथियों, मैं राकेश आज आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ क्या है नई शिक्षा नीति और इसको लाने के पीछे क्या पर्पस है, इसके बारे में हमारी पूरी चर्चाएं चलेंगी। हम हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि कैसे भारत को महान शक्ति के रूप में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत विश्व गुरु की दर्जा प्राप्त कर लिया है और लगातार इसको प्राप्त करने के लिए नए नए प्रैक्टिस, नए नए अभ्यास करते रहते हैं। और इसी कड़ी में नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा के माध्यम से जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाए। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या चीज, नई शिक्षा नीति हम किसे बोलेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग अपनी श्रृंखला में ऑलरेडी NCERT पे डिस्कस किए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके इसके वीडियोस देख सकते हैं। आज की क्लास जहां पे हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस मुद्दे पर प्राप्त करते हैं कि वास्तव में नई शिक्षा नीति लाई क्यों गई थी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया ही क्यों गया था। इसको बनाने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजंस थे वो रीजंस थे कि जो भारत देश है वो वैश्विक ज्ञान का महाशक्ति बन पाए। इसका मतलब क्या है कि भारत वैश्विक ज्ञान का महाशक्ति बन पाए, कहने मतलब यह है कि प्राचीन काल से भारत को जगत गुरु या विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। इस धरती पे चाणक्य जैसे, कौटिल्य और नागार्जुन जैसे महान दार्शनिक हुए और ये लगातार भारत को एक नए ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपना अभ्यास जारी रखा, प्रयास जारी रखा। और इसी कड़ी में भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी वो थोड़ी सी रटंतु प्रणाली थी। कुछ समय से हम देख रहे थे कि भारत की शिक्षा प्रणाली रटने पे आधारित बनते जा रहा था, क्योंकि नई शिक्षा नीति के आने के बाद अब ये रटने पे आधारित ना होके ये कौशल पे आधारित होगा, ये सीखने पे आधारित होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, प्रयोग के थ्रू चीजों क्या कर पाए, सीख पाए। वास्तव में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का यह भी रीजन था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिले, उनके अंदर कौशलों का विकास हो। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इससे पहले जो ऑलरेडी 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जो कि भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति था। 1968 की इस पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर ध्यान दिया कि वास्तव में पढ़ाई कैसा होना चाहिए, लेकिन समय की मांग बढ़ती गई और दूसरी बार 1986 में पुनः एक और शिक्षा नीति लाई गई, जहां पे थोड़ी सी उसमें सुधार की गुंजाइश की गई। लगातार बढ़ते परिवेश और 21वीं सदी की मांग के कारण 2020 में 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मंजूरी दे दी। वास्तव में इस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की शासन चल रही थी और उनके कैबिनेट ने एक मांग रखी। उन्होंने कहीं ना कहीं उनको कमी लगी कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव की जरूरत है। वास्तव में जो अभी जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है उसमें सुधार की आवश्यकता है और कैबिनेट मंजूरी देता है किसको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। यह डॉक्यूमेंट नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलती है। तो यह डेट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कब मंजूरी मिला या कब इसकी घोषणा हुई। तो कब इसकी घोषणा हुई, 29 जुलाई 2020। यह डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में ये कहीं अधिनियम नहीं है, एक्ट नहीं है जिसको तुरंत लागू कर दिया जाए, क्योंकि हर एक राज्य, हर एक केंद्र शासित प्रदेश की शिक्षा को लेकर अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग दर्जे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि शिक्षा किस विषय का सूची है, समवर्ती सूची का विषय है। सर इसका मतलब क्या होता है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसका मतलब यह है कि समवर्ती सूची में जो भी सब्जेक्ट डाले जाते हैं उसमें सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों को कानून बनाने क्या होती है, शक्ति होती है। मतलब एजुकेशन एक ऐसा विषय है, एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें राज्य सरकार भी नियम बना सकते हैं और केंद्र सरकार भी नियम बना सकते हैं। इसलिए इसको किस सूची में शामिल किया गया है, समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जितने भी स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब जो सकल नामांकन अनुपात है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, उसको 2030 तक क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसका मतलब क्या है, गांव में जितने बच्चे जिसकी उम्र 14 साल तक की है उन सबको कहां रखना है भैया, स्कूल में रखना है। वो कहीं बाहर में घूमे ना, कहीं बाजार में कहीं काम ना करे, कैसे ऐसे जगह पे वो लिप्त ना हो जहां उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने 6 से 14 वर्ष के बच्चे उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। तो ये हमारी एक मंशा है।
साथ ही साथ इसके लिए एक कमिटी बनी कि वास्तव में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें क्या होने चाहिए। तो इसके लिए एक संगठन का स्थापना किया गया, एक समिति की स्थापना की गई, लेकिन इस समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाए। अब एक नाम आता है, एक सुझाव आता है, और वो कौन थे? इसरो के पूर्व प्रमुख कौन थे? के कस्तूरी रंगन। तो याद रखना, ये पूछा जाता है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। जी हाँ, ये वही डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है जिसने इसरो के लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और भारत को अलग अलग अंतरिक्ष यात्रा में अलग अलग सैटेलाइट के माध्यम से एक शिखर तक पहुंचाया। ये वही डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है जो बात करते हैं कि पढ़ाई सिर्फ पुस्तकों से सीमित नहीं होनी चाहिए, ये केवल किताबी रूप में नहीं होना चाहिए। ये चाहते हैं कि वास्तव में जो बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है वो कहां दिखे? ग्राउंड लेवल पे दिखाई दे। दैट्स क्लियर। चलिए, इसमें एक और बहुत बड़ा फेरबदल किया गया। न्यू शिक्षा नीति, जो सबसे पहले हमारा जो शिक्षा विभाग था वो किस नाम से जाना जाता था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पहले इसका नाम था MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब इस नाम को बदल दिया गया है और इस नाम को बदल के क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किस एक्ट या किस अधिनियम या किस नियम के थ्रू रखा गया? तो कौन सी नीति थी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस समय हमारा जो शिक्षा प्रमुख थे वो पोखरियाल साहब थे, और पोखरियाल साहब का बहुत ही अच्छा नेतृत्व था जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आगे बात कही। वर्तमान में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और वो लगातार एजुकेशन के बढ़ोतरी के लिए, एजुकेशन के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री कौन है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इस नई शिक्षा नीति की संरचना क्या है। आप सबको पता है कि 1986 की जो हमारी 34 साल पुरानी शिक्षा नीति थी वो 10+2+3 पर आधारित थी। किस पर आधारित था? 10+2+3। ये अपने आप मार्कशीट में देख सकते हैं। आपके पास जो अंक सूची होगा तो 12वीं के अंक सूची में 10+2 लिखा होगा और कॉलेज के अंक सूची में क्या लिखा होगा? 10+2+3। इसका मतलब यह है कि 10वीं के बाद आपने 2 क्लास और पढ़ा और 12वीं हुआ, उसके बाद 3 क्लास और आपने पढ़ा जिससे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। लेकिन ये स्ट्रक्चर अब खत्म हुआ और इस स्ट्रक्चर के स्थान पे अभी नई संरचना बनी है। वो क्या है? 5+3+3+4। ये बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है, आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 के आधारित काम करती है। चलिए, क्या है ये 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली? इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझना है कि शुरू का जो आपको 5 दिखाई दे रहा है, ये 5 का मतलब क्या है? वास्तव में सबसे पहले जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जितने भी बच्चे इंक्लूड होते थे वो 6 साल की उम्र में होते थे। मतलब अगर आप 6वीं क्लास या 6 साल के उम्र में है तो 6 साल के उम्र का बच्चा स्कूली शिक्षा में क्या करता था? इंटर करता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब जिस बच्चे की उम्र कितनी साल है? 3 साल है। कितने साल है? 3 साल। वो स्कूली शिक्षा से जुड़ाव ग्रहण करेंगे और स्टार्टिंग के 3 साल, स्टार्टिंग के 3 साल मतलब 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, ये बालवाड़ी शिक्षा ग्रहण करेंगे। कैसी शिक्षा ग्रहण करेंगे? बालवाड़ी। मतलब जो बच्चा पहले 6 साल के उम्र में स्कूल जाया करता था, अब वो 6 साल की उम्र में ना जाके कितने साल में जाएगा? 3 साल में जाएगा। और अपने 3 से 4 साल, 4 से 5 साल और 5 साल से 6 साल तक के बीच ये 3 साल किस में काम करेंगे? बालवाड़ी शिक्षा पे काम करेंगे, जहां बच्चा सिर्फ खेलेंगे, कूदेंगे और छोटे छोटे कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट से क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पे मेन फोकस रहेगा कि बच्चा खेल खेल से स्कूल के परिवेश से क्या करे? जुड़े। तो यहाँ पे मेन पर्सपेक्टिव यही था, मेन लक्ष्य यही था। चलिए, इसके बारे में जो फैक्ट पूछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो हम इसके 3 वर्ष के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये 5 दिखाई दे रहा है, इस 5 का मतलब क्या है? इस 5 का मतलब बेटा 3 साल से बच्चा स्कूल जाएगा और 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, ये आपको 3 साल दिखाई दे रहा है। 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, ये 3 साल बच्चा क्या करेगा? ये 3 साल बच्चा क्या करेगा? बालवाटिका या प्री स्कूल या आंगनबाड़ी शिक्षा ग्रहण करेगा। जी हाँ, ये वही आंगनबाड़ी है
जो हर मोहल्ले में, हर गली में आपको देखने को मिलता है, जहां पे बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। सर्वांगीण विकास मतलब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट। विभिन्न गतिविधि और खेल के माध्यम से बच्चे की शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है और स्पेशली उनका 3 साल बाल वाटिका के माध्यम से गुजरता है। अब बच्चे का उम्र कितना हो चुका है? अब बच्चे का उम्र 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 साल का हो चुका है। मतलब अगली कड़ी में जब बच्चा 6 से 7 साल का होगा, बच्चा कितने साल का होगा? 6 से 7। मतलब बच्चा जैसे ही 6 साल का होगा वो क्लास पहली की पढ़ाई करेगा। किसकी पढ़ाई करेगा? क्लास पहली की। और 7 से 8 साल में बच्चा किसकी पढ़ाई करेगा? दूसरी क्लास। ठीक है, किसी क्लास की? दूसरी। मतलब इस स्ट्रक्चर में कौन शामिल है? तो 5 वाले स्ट्रक्चर में कौन शामिल है? तो 5 वाले स्ट्रक्चर में शामिल है 3 से 8 वर्ष के बच्चे। जहां पे 3 से 8 वर्ष के बच्चे शामिल है तो शुरू में 3 साल किसमें निभाएगा? वो बाल वाटिका में। फिर 2 साल कहां निभाएगा? क्लास पहली और दूसरे की पढ़ाई करने में। यहां पे जो पैडागॉजी होगा, शिक्षण शास्त्र होगा कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाएं। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पर बात करता है। टीचर होने के नाते या कल के डेट में अगर आप शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती या लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या सीजी टेट, सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं या प्री बीएड, प्री डीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे बच्चे जिसकी उम्र 3 से 4 साल है, 4 से 5 साल है या 3 से 8 साल के बीच है, क्योंकि हमारे 5 वाले स्ट्रक्चर में कितने साल की उम्र बच्चे हैं? 3 से 8 साल। इनको आप कैसे पढ़ाएंगे? तो इनको पढ़ाने के लिए 100% कैसा होना चाहिए? खेलकूद और गतिविधि आधारित, किताब का कोई भी बोझ नहीं होना चाहिए। मतलब हम एक्टिविटी के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगे। मतलब हमारा फुल फोकस रहना चाहिए कि बच्चों को कैसे एक्टिविटी प्रदान करें, कैसे बच्चों को गतिविधि में शामिल करें, यहाँ पे बच्चों को कैसे खेलकूद में शामिल करें, ताकि इनके थ्रू बच्चों को कुछ ना कुछ क्या किया जाए? सिखाया जाए। मूल्यांकन, यहाँ पे कोई औपचारिक परीक्षा आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल व्यवहार का अवलोकन किया जाएगा। तो यहाँ पे अवलोकन का सब्जेक्ट, जहां पे अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले अपनी थ्योरी क्लास में आपको समझाया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो वहां पे ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में बच्चा क्या कर रहा है। तो नियमित रूप से बच्चों के एक्टिविटी पर निगरानी की जाएगी और ये आएगा ऑब्जर्वेशन से। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है FLN, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान सुनिश्चित करना। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में FLN है क्या चीज। ठीक है, लगातार यहां पे सवाल पूछे जाते हैं कि FLN है क्या चीज। ठीक है, FLN है क्या चीज। इसका मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग दी जाती है, लेकिन यहाँ पे लगातार FLN का मतलब है कि बच्चों को फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पता होना चाहिए। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मतलब क्या होता है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। इसका मतलब यह है कि बच्चों को कम से कम जो छोटे छोटे संख्या ज्ञान है, जो बच्चों को छोटे छोटे लिटरेसी है, अनार क्या, आम क्या, A फॉर एप्पल, B फॉर ज्ञान, 1 2 3 4, कम से कम इतनी बुनियादी लिटरेसी और न्यूमेरेसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे FLN का मतलब क्या है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। तो कम से कम बच्चों को संख्यात्मक और प्रतीकात्मक और साक्षरता ज्ञान होनी चाहिए, कम से कम 3 साल तक के, जब तीसरी क्लास तक बच्चा पढ़ाई करे। तो हमारा ये कम से कम बुनियादी साक्षरता ज्ञान को सुनिश्चित करने के लिए इस बात को कही गई है। तो शुरू का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है 5, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 5 कहने का मतलब यह है कि इसके शुरू के 3 साल बच्चा क्या करेगा? बालवाड़ी शिक्षा ग्रहण करेगा। बालवाड़ी शिक्षा बच्चा ग्रहण करेगा। इस समय बच्चों के ऊपर पढ़ाई का कोई भी दबाव नहीं रहेगा, कोई भी परीक्षा नहीं होगा। बस ये रहेगा कि बच्चों को फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी का ज्ञान हम कराएं। हमारी ये भी कोशिश रहेगा कि बच्चे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी गतिविधि कर रहे हैं, वहां हम बच्चों क्या करें? ऑब्जर्वेशन करें। किसी की इसमें डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बच्चा पहली और दूसरी क्लास की पढ़ाई कर चुका है। अब हम जाते हैं बेटा इस 3 वाले स्ट्रक्चर में, और उससे पहले आपको बता दूं इस 5 वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फाउंडेशनल स्टेज। ये कई बार पूछा जा चुका है कि पहला स्टेज किस नाम से जाना जाता है। तो पहला स्टेज किस नाम से जाना जाता है? फाउंडेशनल स्टेज। तो जो 5 वाली स्ट्रक्चर है ये फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाना जाता है। दूसरी वाली हम स्टेज में पहुंचते हैं जिसका मतलब है 3। ये 3 क्या है? अब बच्चा किस क्लास में पहुंच चुका है? तीसरी क्लास में, क्योंकि यहां पे दूसरी क्लास तक तो पढ़ चुका है। अब बच्चा पहुंच चुका है तीसरी क्लास में, और इस स्टेज को बोलते हैं प्रीपैटरी स्टेज। कौन सा स्टेज? प्रीपैटरी स्टेज। यहां पे बच्चा 3 वर्ष अपना व्यतीत करेगा। 3 वर्ष व्यतीत करेगा, इसका मतलब यह है कि जिस बच्चे का उम्र
8 से 9 साल है, 9 से 10 साल है और 10 से 11 साल है। ये वही बच्चा है जो दूसरी तक की पढ़ाई कर लिया था, लेकिन अब ये बच्चा आगे बढ़ चुका है और ये बच्चा तीसरी, चौथी और पांचवी की क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। मतलब 8 साल का बच्चा तीसरी, 9 साल का बच्चा चौथी और 10 साल का बच्चा पांचवी। ये 1 2 3 ही दिखा रहा है प्रीपेरेटरी स्टेज के 3 वर्ष को। चलिए क्या क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहां पे आयु 8 से 11 वर्ष है। ये वही है दोस्तों जिसके बारे में मैंने आपको यहां बताया है, 8 से लेकर क्या 11 वर्ष। अब बच्चा तीसरी, चौथी, पांचवी की पढ़ाई करेगा। तो पूछा जाता है कि बच्चा चौथी क्लास में पढ़ रहा है, वो किस स्टेज में है? तो किस स्टेज में है? प्रीपेरेटरी स्टेज। इस समय शिक्षण का माध्यम अनिवार्य रूप से मातृभाषा होना चाहिए या क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा होना चाहिए। मतलब यहां पे एक शब्द पे ध्यान देंगे, अनिवार्य रूप से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। कंपलसरी है कि बच्चों को आप किस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे? मदर टंग में पढ़ाएंगे, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि प्रीपेरेटरी स्टेज में बच्चा किस लैंग्वेज में पढ़ाई करेगा। तो प्रीपेरेटरी स्टेज में बच्चा किस लैंग्वेज में पढ़ाई करेगा? मदर लैंग्वेज या जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है इसमें पढ़ाई करेगा। ठीक है, इस समय हिंदी पे थोड़ी सी तजुर्बा दी जाती है और बच्चों को हिंदी पढ़ाया जाता है। इस समय शिक्षण विधि क्या होना चाहिए? ऐसे बच्चे जो तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को हम खेल या खोज आधारित शिक्षा, हल्की पाठ्यपुस्तक का पहली बार परिचय, भाषा और गणित पर क्या करेंगे? विशेष ध्यान देंगे। मतलब क्या है, हम बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। खेल के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे मतलब यह है कि हम कुछ ऐसा खेल खिलाएंगे बच्चों को जिसके माध्यम से उसको एजुकेशन बहुत ईजी लगे। हम खोज आधारित शिक्षा प्रदान करेंगे, इसका मतलब क्या है? हम कुछ ऐसे एक्टिविटी कराएंगे ताकि बच्चा खोज में समस्याओं के प्रॉब्लम्स निकाल सके। दूसरी तरफ यह है कि पाठ्यपुस्तक, चूंकि यही पहली बार जब बच्चा तीसरी क्लास पढ़ेगा तो उसको भाषा और गणित और पर्यावरण जैसे आपको पाठ्यपुस्तकें मिलेंगे, तो उनका छोटा मोटा उसको परिचय कराया जाएगा और उसका विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि उसकी बुनियादी जो लिटरेसी, न्यूमेरेसी है वो बनी जाए। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी किस क्लास तक होनी चाहिए? तो याद रखना क्लास तीसरी तक, कम से कम क्लास तीसरी तक तो बच्चों को एक नॉर्मल जो साक्षरता ज्ञान है वो प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ मूल्यांकन की सीटें हैं, जैसे कि औपचारिक और नियमित परीक्षाओं की शुरुआत। चूंकि आप सबको पता है कि तीसरी, चौथी, पांचवी के बाद पांचवी को बोर्ड क्लास बना दिया गया और पांचवी क्लास बोर्ड बन गए तो कम से कम मूल्यांकन का जो स्टार्टिंग है वो तीसरी क्लास से करना पड़ता है। और जैसे ही तीसरी क्लास से बच्चा मूल्यांकन स्टार्ट करता है वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ने नहीं समझने पे ध्यान देना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो पढ़ाने का तरीका होगा वो रटने पर आधारित नहीं होगा, वो समझने पर आधारित होगा। और हमारा जो मूल्यांकन का तरीका होगा वो कहीं ना कहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड होगा। कैसा होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड होगा। इस प्रकार की हमारी तीसरी स्टेज है जहां पे आपको एक लैंग्वेज के रूप में हिंदी को बच्चों को पढ़ाना है और हिंदी जैसे मातृभाषा को इंक्लूड करके उसको रीजनल लैंग्वेज में सिखाने का प्रयास करना है। तो हमारा जो 5+3 का 3 वाला स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। अब अगले स्टेज में जो हम पहुंचते हैं बेटा वो इस वाले 3 में पहुंचते हैं। और ये वाला 3, ये वाला जो 3 है वो किस स्टेज की बात करता है? वो बात करता है मिडिल स्टेज। किस स्टेज की बात करता है? मिडिल स्टेज, जहां बच्चा 3 वर्ष तक रहता है। ये वही बच्चा बेटा जो 11 से 12 साल, 12 से 13 साल और 13 से 14 साल, 11 से 12 साल का बच्चा कहां पहुंच चुका है? किस क्लास में? छठवीं। कहां पहुंच चुका है? छठवीं, सातवीं और 8वीं क्लास में पहुंच चुका है। क्योंकि इससे पहले हम लोग देखे थे ना तीसरी, चौथी, पांचवी। अब बच्चा कहां पहुंच चुका है? छठवीं, सातवीं, 8वीं। तो कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8, यहां पे आयु वर्ग क्या है? 11 से 14 वर्ष। तो 11 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ये कहां पे पार्टिसिपेट करें? क्लास 6, 7 और 8। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास छठवीं। क्लास छठवीं से हम लोग इस बात पर विशेष ध्यान देंगे ताकि बच्चों को वोकेशनल कोर्स की प्राप्ति हो। सर ये वोकेशनल कोर्स क्या है? इसके बारे में ध्यान देंगे। वोकेशनल कोर्स के साथ साथ बच्चों को कोडिंग भी सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा? कोडिंग। तो कंप्यूटर की कोडिंग और साथ ही साथ बढ़ईगिरी, बागवानी, सिलाई, कढ़ाई, ये सारी जानकारी जो अभी 10वीं के बाद दी जाती है, ये सारी जानकारी वोकेशनल कोर्स है जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यवसायिक शिक्षा। ये व्यवसायिक शिक्षा किस क्लास से शुरू हो रही है? क्लास छठवीं से। साथ ही साथ याद रखना है जो हमारी शैक्षिक दृष्टिकोण है
वो विषय आधारित शिक्षण की शुरुआत होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब जो हम लोग बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल तीसरी चौथी पांचवी में हम बच्चों को पर्यावरण इसलिए पढ़ाते थे ताकि उसको बेसिक साइंस और बेसिक एसएसटी सामाजिक विज्ञान की जानकारी हो जाए। हम तीसरी चौथी पांचवी क्लास से बच्चों को अलग से सामाजिक विज्ञान या विज्ञान नहीं पढ़ाते हैं, वहां पे पर्यावरण जैसे सब्जेक्ट में उसको एकीकृत कर देते हैं और एकीकृत शिक्षा के माध्यम से हम लोग पर्यावरण पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब क्लास छठवीं से हम लोग विषय क्या करते हैं, मार देते हैं। अब यही बच्चा क्या पढ़ेगा, यही बच्चा हिंदी पढ़ेगा, यही बच्चा क्या पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, यही बच्चा साइंस की पढ़ाई करेगा, यही बच्चा सोशल साइंस की पढ़ाई करेगा, यही बच्चा मैथ्स की पढ़ाई करेगा, यही बच्चा संस्कृत की पढ़ाई करेगा। क्योंकि अब जो विषय आधारित शिक्षण क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, जहां पे विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान में अमूर्त अवधारणा का परिचय कम से कम बच्चों को दिया जाएगा। सर यहाँ पे जो आपने टर्मिनोलॉजी यूज किया है अमूर्त, अमूर्त मतलब जो चीजें दिखाई नहीं देती है, इसके लिए हाइपोथेटिकल विचार, परिकल्पनात्मक जो चिंतन है यहां से स्टार्ट होता है। और यहीं पे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उन बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है कि वास्तव में पढ़ाई क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है बैगलेस पीरियड, 10 दिन का अनिवार्य बैगलेस पीरियड, जहां छात्र स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप करेगा। इसका मतलब बेहद ही रोमांचक है। आप सबको पता है कि क्लास छठवीं से वोकेशनल कोर्स की शुरुआत होगा। अभी जो टीचर आपको तो बढ़ाई काम नहीं सिखा सकता, एक टीचर आपको पेंटिंग काम नहीं सिखा सकता। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो क्या करेगा, तो कम से कम 10 दिन क्या करेगा, गांव में कोई बढ़ई होगा वहां पे ले जाके बच्चों को दिखाया जाएगा। ऑब्जर्वेशन, जैसे कि आपने बीएड डीएड किया होगा तो वहां पे आपको क्या किया जाता है, स्कूल ऑब्जर्वेशन के भेजा जाता है। तो वही 10 दिन का ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है। जो बढ़ाईगिरी कर रहा है उसको दिखाया जाएगा, उसके मटेरियल से अवगत कराया जाएगा कि भैया ये वाला लकड़ी ये है, ये वाला लकड़ी ये है, इस प्रकार से लकड़ी काटी जाती है। तो बेसिक नॉलेज हर साल आपको दिया जाता है। ये बैगलेस क्या होगा, पीरियड होगा। इसके माध्यम से बच्चों का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है ये किया जाएगा। इस प्रकार की सरकार की पहल है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डाला गया है। सर इस समय किस लैंग्वेज में पढ़ाई करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस समय जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ाई करना है वो लैंग्वेज कौन सा है, तो वो लैंग्वेज है बेटा आपका 22 भाषाओं में से एक भाषा। आप सबको पता है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची में से 8वीं अनुसूची क्या बोलता है, भाषा के बारे में। जहां पे 22 भाषा में से कोई भी आप एक भाषा में से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्या उस 22 भाषा में अंग्रेजी शामिल है, क्या नहीं है, याद रखना है, ठीक है। तो इन 22 भाषा में से किसी एक भाषा में आपको शिक्षा दिया जाएगा। इससे पहले हमने हिंदी को स्ट्रांग किया था, मदर लैंग्वेज के साथ हमने हिंदी को, अपनी राजभाषा को सीखा था, अपनी मातृभाषा को सीखा था। लेकिन अब क्लास 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चों को मातृभाषा राजभाषा के साथ साथ किस लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी, 22 भाषाओं में से एक, जिसमें मराठी हो सकता है, उड़िया हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, जो भी आप लैंग्वेज जो 22 भाषाओं में दिया है उसमें से कोई एक लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। इस 5+3+3+4 वाली कड़ी में हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, चौथे संरचना में। ये चौथा संरचना सेकेंडरी स्टेज कहलाता है। कौन सी स्टेज कहलाता है, सेकेंडरी स्टेज कहलाता है, जहां बच्चा अपना 4 वर्ष व्यतीत करता है। और इस समय बच्चे का उम्र हो जाता है बेटा 14 से 15, 15 से 16 साल, 16 से 17 साल, है ना, और 17 से 18 साल। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितने वर्ष के बच्चों के लिए लाई गई है, तो कितने वर्ष के लिए, 3 से 18 वर्ष। क्योंकि 3 साल में बच्चा स्कूली शिक्षा में शामिल हुआ था और अब कितना साल हो चुका है, 18 साल। तो नई शिक्षा नीति पूछा गया था पिछले बार सहायक शिक्षक भर्ती, जो कि 12,489 पदों के लिए सरगुजा और बस्तर संभाग में हुआ था। तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि नई शिक्षा नीति 2020 कितने वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए लाई गई है, तो कितने वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए लाई गई है, 3 से 18 वर्ष। चलिए क्या है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो अभी स्ट्रीम चल रहा था, स्ट्रीम मतलब कोई बच्चा भी चाहता तो साइंस ले लेता। अब साइंस में भी 2 सेक्शन था, या तो बच्चा क्या लेता, मैथ्स, या बच्चा क्या लेता, बायो, क्या लेता, बायो। एक और स्ट्रीम जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आर्ट, क्या बोलते हैं, आर्ट। आर्ट में भी 2 सेक्शन हमको देखने को मिलता था। कुछ कॉमर्स के बच्चे थे, कैसे बच्चे थे, कॉमर्स के बच्चे थे, कुछ एग्रीकल्चर वाले बच्चे थे। इस प्रकार से मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स के अलग अलग स्ट्रीम हुआ करता था, होता था ना। अब ये स्ट्रीम पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। स्ट्रीम क्या कर दिया गया है,
खत्म कर दिया गया है और स्ट्रीम को छोड़ के अब जो बच्चों को पढ़ाई जाएगी वो पढ़ाई जाएगी रोमांचक तरीके से। कैसे? अब मान के चलो कोई बच्चा जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, किसमें इंटरेस्ट है? फिजिक्स में, तो उसके साथ उसको क्या पढ़ना पड़ता था? अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यही ना। लेकिन अब ये स्ट्रीम खत्म, तो बच्चा क्या पढ़ सकता है? मान के चलो मेरे को फिजिक्स पढ़ना है तो मैंने फिजिक्स लिया, मेरे को पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है तो मैंने क्या ले लिया? पॉलिटिकल साइंस ले लिया। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बात चल रहा है। और अगर मेरे को आर्ट्स से कोई एक आध सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो मैंने उसको ले लिया, या तो मैं आर्ट्स से स्ट्रीम से या तो फिजिक्स पढ़ लिया या तो मैंने क्या पढ़ लिया? पॉलिटिकल साइंस। मतलब मेरा जो इच्छा रहेगा, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ना चाहता हूं वो सब्जेक्ट मैं क्या कर सकता हूं? चुन सकता हूं। हाँ, हिंदी और अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट के लिए अब क्या रहेगा? कंपलसरी रहेगा। कितनी अच्छी बात है। जो काम 11वीं 12वीं में स्ट्रीम के होता था, अब सब सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं अपनी रुचि अनुसार। तो बहुत अच्छी पहल है। साथ ही साथ बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो याद रखना इस समय बच्चों को रटंत विद्या के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और तार्किक सोच पर विचार करना है। अब ये क्या है सर? ऐसे बच्चे जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, उसको रटाना नहीं है, उसको क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच बनाना है कि बच्चा चीजों को सोचे, तार्किक सोच करे कि ऐसा होने पर ऐसा क्या होगा। जैसे उसको क्वेश्चन दीजिए, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का कोई बच्चा है, उसको आप क्वेश्चन कीजिए कि अगर संविधान नहीं होती तो क्या होता, अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं मिला होता तो क्या होता, अगर देश में चुनाव नहीं होता तो क्या होता। इस प्रकार के गतिविधि आधारित या इस प्रकार के क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू आप बच्चों को अलग लेवल की शिक्षा प्रणाली दे सकते हैं, जो कि रटने पे नहीं, समझने पे आधारित होनी चाहिए। चलिए भाषा विकल्प की बात करें तो इसी स्तर पर आपको कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाएगी? फॉरेन लैंग्वेज। जैसे कि अभी तक आप क्या क्या सीख लिए? अभी तक जैसे कि आप छोटे बच्चे थे, जब आप पहली वाली स्टेज में थे, जिसको हमने क्या बोला? फाउंडेशन स्टेज बोला। तो फाउंडेशन स्टेज में हमने ध्यान दिया कि फाउंडेशन स्टेज में जो भी बच्चा होगा वो किस लैंग्वेज में बात करेगा? रीजनल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज। उसके बाद जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ तो उसको हिंदी कंपलसरी कर दिया, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। तो हमने हिंदी साथ के साथ मदर लैंग्वेज सिखाया। उससे जस्ट आगे गए हमने मिडिल स्टेज में, तो हमने मिडिल स्टेज में क्या ध्यान दिया कि बच्चे को 22 भाषा में से कोई एक भाषा आनी चाहिए। लेकिन अब बच्चा जब सेकेंडरी स्टेज में पहुंचा है, अब विदेशी लैंग्वेज ही बच्चों क्या किया जाएगा? सिखाया जाएगा। चाइनीज आपको नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि उस समय जिस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, चाइना के साथ थोड़ा हमारा ऊपर नीचे था। बाकी आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, स्पेनिश, रशियन, जापानी, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। ये सारी लैंग्वेज की आपको क्या रहेगी? विकल्प रहेगी। तो ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की स्ट्रक्चर थी, जिसको हमने बहुत ही गहराई से समझा कि वास्तव में ये जो नया स्ट्रक्चर बना है 5+3+3+4, ये वास्तव में इसके बेस पर काम करेगा। जहां पे हमने देखा फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। इसमें पूरा 3 से 18 वर्ष के बच्चे क्या है? शामिल है। जहां पे 6वीं क्लास में ही आपको वोकेशनल कोर्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसी बीच हमने देखा कि क्लास 3री के बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN, ठीक है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को भी क्या किया गया? पढ़ाया गया, जानकारी दी गई। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में अब मूल्यांकन प्रणाली में क्या सुधार किया जाएगा। वास्तव में क्या ये सिर्फ बातें तक सीमित रह जाएगी कि कुछ इसमें दिखाई देगा? तो जब ये उसमें मूल्यांकन सुधार की बात है, अब 360 डिग्री रिपोर्ट बनेगा। 360 डिग्री मतलब क्या होता है? चहुमुखी, चारों ओर को ध्यान में रख के अब रिपोर्ट कार्ड बनाए जाएंगे, जहां पे जो बोर्ड परीक्षा है, जैसे कि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं जारी रहेंगी, लेकिन आसान और क्षमता आधारित परीक्षा होंगी। साल में 2 बार परीक्षा लेने का विकल्प होगा, और उच्च शिक्षा के लिए NTA जैसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय के लिए कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट लिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है क्या चीज, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सबको बता दूं कि 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब यह है कि यहाँ पे कौन कौन मूल्यांकन करेगा। तो बच्चा खुद का मूल्यांकन करेगा, जिसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मतलब होता है स्व मूल्यांकन, जहां बच्चा अपने आप के बारे में क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा। मतलब उनको कोई टॉपिक दे दूंगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक में बच्चा 4-5 लाइन लिखेगा, वो खुद चेक करेंगे कि उसको कितना आता है कितना नहीं आता है। जैसे कि मैंने इस क्लास को पूरा पढ़ा दिया और आपको क्वेश्चंस कर दिया, जो कमेंट करके आप जरूर बताना। प्रिपरेटरी स्टेज के सभी विशेषताओं को या प्रिपरेटरी स्टेज के बारे में आपको कम से कम 3 लाइन कमेंट करके बताना है।
अब ये मैंने दे दिया, अब आप लोग कमेंट करके बताइए, ये कहलाता है सेल्फ असेसमेंट। दूसरा सहपाठी पीयर असेसमेंट, उसके अगल बगल जो उसके साथी है, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत महत्व दिया गया है, और इसको बोलते हैं बडी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि वास्तव में बडी सिस्टम क्या है। तो बडी सिस्टम क्या है? तो बडी सिस्टम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एक स्पेशल विचार है, जहां पे आपका ही दोस्त, आपके ही सहपाठी आपको पढ़ाएंगे, एक सरल भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करेगा, यही कहलाता है बडी स्टेटमेंट। ठीक है, शिक्षक द्वारा अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा, और शिक्षक की भूमिका एक फैसिलिटेटर, एक मार्गदर्शक की भूमिका रहेगी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बनाया गया है। तो ये इस प्रकार का कहीं ना कहीं किया जाएगा। इसके लिए एक संस्था बनाई गई है जो लगातार राष्ट्रीय मूल्यांकन का केंद्र रहेगा। कैसे मूल्यांकन करना है, कैसे बच्चों का आंकलन करना है, इसके लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? परख। पूछा जाता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आकलन मूल्यांकन के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है, तो कौन सी संस्था बनाई गई है? परख। परख का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम पूछा जाएगा। पी का मतलब होता है परफॉर्मेंस, पी का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस। ए का मतलब क्या है? असेसमेंट। आर का मतलब रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है जो कि परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करता है। मतलब बच्चों के सर्वांगीण विकास को कैसे एनालाइज किया जाए, बच्चों के सर्वांगीण विकास करने के लिए कैसे नॉलेज और रिव्यू किया जाए, ये सारी चीजों पे परख क्या करेगी? फोकस करेगी, निगरानी करेगी। वास्तव में इसके मानक निर्धारण बनाए गए हैं। सभी स्कूल बोर्ड जैसे कि सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड है या स्टैंडिंग सेटिंग है, ये तय करेगा कि मूल्यांकन किस प्रकार से हो। सबसे ऊपर कौन है? परख। सबसे ऊपर कौन है? परख। और उसके लिए हर एक राज्य में अलग अलग बोर्ड बना दिए। जैसे हमारे यहाँ कौन सा बोर्ड है? छत्तीसगढ़ बोर्ड, सीजीबीएसई बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल। वैसे ही अलग अलग बोर्ड की स्थापना करेंगे। सर्वेक्षण का संचालन कौन करेगा? तो इसका संचालन कौन करेगा? नेशनल अचीवमेंट सर्वे और स्टेट अचीवमेंट सर्वे। इसके लिए दो अलग अलग संस्था बनी है, एक नास और एक सास। ठीक है, NAS नेशनल अचीवमेंट सर्विस और SAS स्टेट अचीवमेंट सर्विस। पूछा गया था एग्जाम में। इसकी स्थापना इसे NCERT के एक घटक के रूप में स्थापित किया गया है। NCERT वही है, नेशनल काउंसिल फॉर आपके एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग जो संस्थान है, उसी के अंतर्गत एक कंपोनेंट के रूप में स्थापित किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? रटंत विद्या को खत्म कर 21वीं सदी के कौशल विकास करना। क्योंकि अभी 21वीं सदी चल रहा है, कंप्यूटर का युग है, ये स्किल का युग है, ये AI का युग है। तो बच्चे केवल पुस्तक तक सीमित ना रहे, बच्चे एक अलग लेवल की पढ़ाई करें, उनको सारी चीजों का ज्ञान हो। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मेन सिस्टम में लागू है। तो उम्मीद है आपको परख के बारे में पता होगा कि वास्तव में परख क्या काम करता है। आकलन मूल्यांकन का केंद्र है जो देखता है कि बच्चों का आकलन मूल्यांकन कैसे करना है। और मैंने आपको आज ही समझाया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आकलन के लिए एक बेहतर विकल्प है, जहां पे ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों में इंप्रूवमेंट के लिए, बच्चों में सुधार के लिए बच्चों को क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल डिजिटल इकोसिस्टम बनाए गए हैं जो लगातार आपके शिक्षा के बेहतरी के लिए काम करता है, जिसमें एक है दीक्षा। ठीक है, दीक्षा ऐप, और एक क्या है? ई पाठशाला। बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या कार्य करती है, कैसे कार्य करती है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दीक्षा है क्या चीज? तो दीक्षा का फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इंटरेक्टिव लर्निंग और ज्ञान साझा करने का क्या है? प्लेटफॉर्म है। मतलब ये इंटरेक्टिव लर्निंग और ज्ञान साझा करने का प्लेटफॉर्म, मतलब शिक्षक और छात्रों के बीच जो दूरियां थी, जैसे हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लास में क्या बच्चे जुड़े होंगे, है ना, ऑनलाइन बच्चे जुड़े हैं, और इधर मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो इस प्रकार से एप्लीकेशंस बनाए जाएंगे, तहां दीक्षा ऐप जिसको बोलते हैं, जो हमारा साध्य PSC का ऐप है, वैसे दीक्षा ऐप बनाया जाएगा और बच्चों को एप्लीकेशंस के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहां पे वो इंटरेक्ट हो सके, जुड़ सके। ठीक है, दूसरी बात QR कोड। आपने देखा होगा आजकल के हर एक बुक के नीचे आपको QR कोड दिखाई देता है। इस QR कोड, जो किताबों में दिए गए QR कोड, स्कैन करके तुरंत वीडियो और नोट्स, देखियो ना, जो टेक्स्ट बुक रहता है उसके किनारे में क्या रहता है? QR कोड। अगर उसको स्कैन करोगे तो उसके नोट्स और वीडियो आपको मिल जाएंगे। ट्रेनिंग, शिक्षकों के लिए निष्ठा कोर्सेस, क्योंकि टीचरों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन टीचिंग अलग होता है, क्योंकि सबको नहीं आता ना ऑनलाइन टीचिंग,
तो टीचरों की ट्रेनिंग के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? निष्ठा। कौन सी? निष्ठा। पूछा जाएगा आपसे कि शिक्षकों के लिए कौन से कोर्सेज बनाए गए हैं, तो कौन से कोर्सेज? निष्ठा। PLA पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग, ये क्या है? ये 9वीं 10वीं के लिए है, जहां पे 30+ भाषाओं में अलग अलग वीडियोस, अलग अलग कोर्सेज क्या है? अवेलेबल है। ठीक है, चलिए। ई पाठशाला क्या है? ये NCERT और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ई पाठशाला किसके द्वारा बनाया गया है? NCERT और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। स्वरूप एक विशाल डिजिटल लाइब्रेरी है। तो पूछा जाएगा है क्या चीज भैया ई पाठशाला? तो ई पाठशाला क्या है? लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी में क्या होता है? बहुत सारी पुस्तकें। तो यहाँ पे कक्षा 1 से 12वीं तक की मुफ्त ई पब्लिक और फ्लिप बुक NCERT किताबें मौजूद है। मतलब 1ली, 2री, 3री, 4वी, 5वीं, 6वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की NCERT किताब, NCERT के नोट्स कहां मौजूद है? ई पाठशाला के मोबाइल एप्लीकेशंस में। दैट्स क्लियर। ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा है, इसको ऑफलाइन डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। पूरक ऑडियो वीडियो संसाधन और शैक्षिक प्रदर्शनियां यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये तमाम तरह की बेनिफिट्स आपको इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेनिफिट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ आधुनिक शिक्षण विधियों के बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, बच्चे कैसे आसान भाषा में चीजों को सीख सके। स्पेशली अगर SST सब्जेक्ट की बात करूं, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, संविधान, ऐसे सब्जेक्ट बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले इसके लिए एक्सपीरियंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग बोलते हैं अनुभवात्मक शिक्षण। एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चा जब खुद चीजों को महसूस करेगा, जब बच्चा खुद चीजों से जुड़ेगा तो आसान भाषा में सीखेगा। जैसे कि अगर मेरे को बच्चे को राष्ट्रपति पढ़ाना है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है, क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो मैं बच्चों को यहाँ पे गप मार रहा हूं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही साथ दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा या फिर है ना, ये सब क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चों को हवा में उड़ जाएगा। मैं बच्चों को बोल रहा हूं अनुपातिक प्रतिनिधित्व और साथ ही साथ गुप्त मतदान होता है, तो वहां बच्चे उड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? क्लासरूम में ही 2-4 बच्चों को राष्ट्रपति के लिए नामित कर दूंगा कि तुम भैया राष्ट्रपति और तुम 4 लोग मिल के क्या कर रहे हो? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हो। क्लासरूम में और बहुत सारे बच्चे हैं, उनको क्या करेंगे? वोट देंगे। समझ रहे हो? कुछ को मैं लोकसभा के मेंबर बनाऊंगा और कुछ को राज्यसभा के मेंबर बनाऊंगा, कुछ को विधानसभा के मेंबर बनाऊंगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं मॉक इलेक्शन या मॉक थ्रू। मतलब जब ये बच्चा मॉक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आसानी चीजों क्या करेंगे? समझ पाएंगे कि वास्तव में वोटिंग क्या होता है। यहाँ पे आप समझा सकते हैं कि वास्तव में समानता क्या है, सभी बच्चों को समान अवसर क्या हो रहा है? प्रदान हो रहा है। तो इस प्रकार का माहौल क्रिएट कराने का मेन काम करता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कि इस प्रकार से बच्चों को तुमको क्या करना है? पढ़ाना है। समझ आ रहा है? दूसरा, रोल प्ले। रोल प्ले कहने का मतलब यह है कि व्यवहारिक अनुभव। मतलब यह है कि भैया तुम स्थानीय निकाय के बारे में पढ़ा रहे हो, जैसे कि अभी मैं पॉलिटी के बारे में इसे बात कर रहा हूँ क्योंकि उसी से रिलेटेड चल रहा है। पंचायती राज जैसे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो पंचायती राज में पुस्तक में ना पढ़ाऊं, उसको गांव ले जाकर गांव के पंचायत को मैं दिखाऊं कि ये भैया ये सरपंच है, ये उप सरपंच है, ये पंच है, पंच की नियुक्ति कैसे हुई है, वार्ड क्या है, गांव क्या है, ग्राम सभा क्या है, ये सारी चीजें मैं लोकल एरिया में बच्चों को लेकर जाके समझाऊं। इसको बोलते हैं भूमिका निर्वहन। या तो मैं क्लासरूम में बच्चों को रोल दे दूं कि तुम भैया उप सरपंच का चुनाव लड़ना है, ऐसा ऐसा प्रोसीजर है, तो सभी बच्चे मिलकर उप सरपंच का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चा जब खुद पार्टिसिपेट करेगा तो उसको लंबे समय तक चीजें क्या होंगी? याद रहेंगी। अब उस समय बच्चा रटेगा नहीं, बच्चे क्या करेगा? समझेगा। तो इस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करता है। तीसरा, स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना। कहानी सुनाना कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मान के चलो संविधान में एक टॉपिक है मौलिक अधिकार। कौन सा टॉपिक है? मौलिक अधिकार। अब बच्चों को मेरे को मौलिक अधिकार पढ़ाना है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत या खत्म करना अस्पृश्यता को। तो मैं यहाँ पे भीमराव अंबेडकर की कहानी बता रहा हूं कि कैसे भीमराव अंबेडकर जब संविधान नहीं बना था तो उनको पानी के लिए भी तरसना पड़ता था। सही एजुकेशन लेने के लिए उसको स्कूल के बाहर, गेट के बाहर, खिड़की और दरवाजे के माध्यम से पढ़ना पड़ता था, केवल इसलिए कि वो एक अलग समुदाय, एक अलग जाति का था। तो वहां पे मैं ये समझा सकता हूं, बच्चों के मन के भावना तक ये गहराई समझ आएगी कि वास्तव में वो कैसे बेचारा पढ़ाई किया होगा और आज जाके क्या लिख दिया उन्होंने? संविधान। तो इस प्रकार से आपको क्लासरूम में समझाना है और जटिल सिद्धांतों को भावनाओं से जोड़ना है ताकि बच्चा उस चीज से जुड़ाव महसूस करे। तो ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करता है। चौथा है पूछताछ आधारित
शिक्षा। इंक्वायरी बेस्ड कहने का मतलब यह है कि आप बच्चे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट जवाब नहीं दें, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से गुजारने की कोशिश करें। जैसे कि अगर इस साल वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, अगर डैम से सारे पानी मैं एक साथ छोड़ दूं तो क्या होगा, यदि समुद्र में तूफान आ जाए या समुद्र में कहीं ना कहीं जो अलग अलग लेवल की चीजें वो हो जाए तो क्या होगा, समुद्र का पानी एक साथ जम जाए तो क्या होगा, सारी मछलियां एक साथ मर जाए तो क्या होगा। इस तरह के तमाम तरह के प्रश्न बच्चों से आप पूछें ताकि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट हो। मान के चलिए 2 दिन तक सूर्य निकला ही नहीं, तब क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस प्रकार के इंक्वायरी बेस्ड जो एजुकेशन है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी चाहती है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों में दिखना चाहिए। जब टीचर होने के नाते कल के डेट में आप लोग शिक्षक बनोगे, लेक्चरर बनोगे, सहायक शिक्षक बनोगे, तो मैं चाहूंगा कि आप इनके बेस पे काम करें, ना कि आप सिर्फ पुस्तक के बेस पे काम करें। सिलेबस में जो पर्टिकुलर टॉपिक दिया होगा उसको आप अवलोकन विधि, अनुभवात्मक विधि, खेल विधि, प्रयोजना विधि, प्रयोगात्मक विधि से जोड़कर पढ़ाएं ताकि बच्चे क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सके, न कि रट सके। तो ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करती है। साथ ही साथ कुछ समावेशी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। समावेशी शिक्षा मतलब क्या है, कुछ स्पेशल चाइल्ड है जिसको हम लोग विशेष आवश्यकता वाले क्या बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 21। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। तो जब ऐसे बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो किन किन तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप या तो ऑडियो वीडियो का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है लेकिन वो सुन तो पा रहा है ना, तो उसको ऑडियो एड से दे दीजिए, सुन सके ताकि चीजों को। दूसरा, कोई बच्चा सुन नहीं पा सकता है लेकिन देख तो सकता है, तो उसको टीवी के थ्रू या एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाएं। उसको लुइस ब्रेल ब्रेल लिपि के थ्रू सिखाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके लिए आपके जो बडी, जिसकी मैंने बात की स्पेशली बडी टीचिंग जिसको हमने बोला, ठीक है, बडी टीचिंग मतलब ये होता है कि जो हमारा बच्चा है बडी सिस्टम के अंतर्गत जितने भी हमारे क्लासरूम में बच्चे हैं उसमें से उसके सहपाठी भी होंगे, तो कोई बच्चा जो समझ चुका है किसी कॉन्सेप्ट को, वो बच्चा उस बच्चे क्या करेगा, समझाएगा। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इनको समझ आ गया, उनको समझ नहीं आया तो वो क्या करेगा, उसको समझाएगा। ऐसे में उनकी भाषा वो जल्दी समझ सकता है क्योंकि उसके फ्रेंड है। तो ऐसी चीजों का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है जो आपके लिए मैंने संग्रहित किया है। इस प्रकार के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली इसके स्ट्रक्चर के बारे में, साथ ही साथ शिक्षक की भूमिका के बारे में, मूल्यांकन के लिए परख जैसे संस्थान के बारे में, डिजिटल और मानक जो स्टैंडर्ड के दीक्षा और ई पाठशाला बनाए गए हैं इसके माध्यम से। ठीक है, चलिए कुछ और फैक्टर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसको डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में लाई गई है, इसको लक्ष्य रखा गया है कि अलग अलग राज्य 2030 तक जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है इसको 100% प्राप्त कर सके। मतलब हर एक बच्चा कहां पहुंच पाए, स्कूल में पहुंच पाए। साथ ही साथ जो जीडीपी होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भारत की जीडीपी होगा उसका 6%, मतलब अगर सरकार 1000 का क्या कर रहा है, जीडीपी ला रहा है, उदाहरण के लिए करोड़ों में आता है लेकिन उदाहरण देके समझा रहा हूं, अगर 1000 का जीडीपी ला रहा है तो उसमें से 6% मतलब 600, 6% मतलब 60 रुपए हो गया, 60 रुपए। ठीक है, 1000 का 6% अगर हम कर देते हैं, ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे 60 रुपए। तो 60 रुपए किस पे खर्चा होना चाहिए, एजुकेशन पे। तो टोटल जीडीपी का 6% कहां खर्चा होना चाहिए, शिक्षा में, एजुकेशन में भी होना चाहिए। ये कंपलसरी है ताकि शिक्षा व्यवस्था क्या हो सके, सुदृढ़ हो सके। क्या हो सके, सुदृढ़ हो सके। विषयों की लचीलापन के बारे में बात करता है। लचीलापन कहने का मतलब यह है कि बच्चा चीजों को सरल भाषा में सीख सके, कोई भाषा कठिन नहीं होना चाहिए। तो विषयों की लचीलापन मतलब फिजिक्स वाला पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, पॉलिटिकल साइंस वाला कॉमर्स पढ़ रहा है, मतलब जो मन करे वो सब्जेक्ट बच्चा पढ़ सकता है। इस तरीके की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके, साथ ही साथ बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन और ऐसे अदर एक्टिविटी में शामिल होने का गुण प्राप्त हो सके। चलिए, साध्य पीएससी एकेडमी सहायक शिक्षक भर्ती, प्री बीएड, प्री डीएड और व्याख्याता की कोर्सेज ला चुकी है। आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पे जाके कोई भी कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन की ई बुक
जो कि आप लगातार बोलते हैं कि सहायक शिक्षक भर्ती के लिए पर्यावरण कहां से पढ़ें, एमसीक्यू कहां से करें, तो साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके आप पर्यावरण की अध्ययन की ई बुक ले सकते हैं और अपनी तैयारियों को सुनिश्चित कर सकते हैं। चले इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।